हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में प्यारे बच्चे फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए कंटेंट और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने इस वीडियो में आया हूं, जो कि हमारा सामने एक टॉपिक है प्यारे बच्चे, सिटीजनशिप। और उसी के नीचे मैंने 3 टर्म्स लिखी है, NRI, POI और OCI। आखिर ये तीनों चीज़ें सर होती क्या हैं, आज हम जानेंगे। NRI शायद आप लोग जानते होंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। NRI डे भी मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी से, ठीक है जी। और 9 जनवरी ये मनाना 2003 से शुरू किया गया था। सारी चीज़ें जानेंगे बिल्कुल एक्सपेक्टेड टाइम पे। आज एक नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद आप अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, नेबर से, जिसको ना जानकारी हो उससे डिस्कस कर सकते हो। तो जानते हैं थोड़ा सा प्यारे बच्चे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, इसे नागरिकता कहा जाता है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, आप सब भारत के नागरिक हैं। आखिर ये नागरिकता होती क्या है, आप जाकर एक बार मेरे यूट्यूब वीडियो के अंदर मैंने एक आपका आर्टिकल नंबर एक तरीके से 5 से 11 तक की चर्चा कर रखी है, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक तरीके से दर्जा दिया है हमारे एक संविधान के अंदर, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप, भारत के नागरिकता के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और भारत में नागरिकता लेने के लिए 5 प्रकार से भारत में नागरिकता ले सकते हो। उसको याद करने की भी ट्रिक बताई गई है। बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एरिया, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। तो एक याद रखना वर्ड जिसे कहते हैं ब्रांड, जिसका जन्म भारत में हुआ वो नागरिकता ले सकता है। रजिस्ट्रेशन जिसका भारत में कह सकते हो सकता है, उसको नागरिकता मिल सकती है। एरिया के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता, यानी अर्जित क्षेत्र वाले एरियाज जिसको मैं जा सकते हो, जैसे कोई भी भारत के बाहर का एरिया हो, जैसे ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, ये भारत के बाहर का एरिया था, क्योंकि पहले ये किसका हिस्सा था सर प्यारे बच्चे, ये तिब्बत का हिस्सा था, तिब्बत के नीचे आता था। अब यही हिस्सा जाके भारत से जुड़ गया, तो जिसको आज हम लोग सिक्किम के नाम से जानते हैं। तो मतलब हमने एक्वायर एरिया कर लिया, अर्जित क्षेत्र कर लिया इसका, यानी उस एरिया को अपने इंडिया में मिला लिया। तो सीधी सी बात है, उस एरिया में रहने वाले लोग भी होंगे, वो लोग भी भारत के क्या बन जाएंगे, मेंबर्स, उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो उन्हीं को बोलते हैं एरिया के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता। नेचुरलाइजेशन मतलब जो बंदा भारत में 10 साल रह चुका हो, देशीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। देशीकरण का मतलब जो बंदा भारत में 10 साल रह चुका हो, देसी बन चुका हो भारत का। कोई अंग्रेज आया, एनी बेसेंट, वाओ व्हाट अ कल्चर ऑफ इंडिया, नाइस, है ना। उसके बाद वो कहना चाहती है आई वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फिर भारत के लोगों को लगा रहे बहुत अंग्रेज बोल रही है, इसे हमारे इंडिया के लोगों को तो समझ नहीं आएगा। इनको बोलो कि भारत में कम से कम 10 साल रहे, थोड़ी हिंदी बोलना शुरू करें, ताकि हम लोगों को एक तरीके से भाषा तो समझ में आए। पता लगा खाना मांग रही है, पानी दे रहे हैं, इनको दिक्कत आ जाएगी, फिर तो कल्चर के साथ एडजस्ट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। नागरिकता देने के लिए हमारे, अब एक बात बताओ, हमारे घर को, हमारे घर का मेंबर हम उसको तभी तो बनाएंगे ना, जब वो हमारे फैमिली के बारे में जानता हो, हमारे लोगों के बारे में जानता हो, तभी तो हम कहेंगे यार ये हमारे फैमिली जैसा ही है, इसको हमारे फैमिली के साथ रहते हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं, आज ये हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। वही चीज़ भारत के लोगों को हम तभी अपनाएंगे, भारत के बाहर के लोगों को हम तभी अपना सकते हैं जब वो हमारे देश का कल्चर जानता हो, मातृभूमि को जानता हो, उसी को बोलते हैं मातृभूमि। अगर जान जाए उसी को देशीकरण से बोलते हैं। यानी भारत में 10 साल रहता हो तभी तो देसी बंदा कहलाएगा। फिर 10 साल अगर इनी बेसेंट रहेंगी भारत में, तो इनी बेसेंट कहेंगी हमको खाना चाहिए, हमको खाना चाहिए, पानी दे दो हमको। तो मतलब ये फिर धीरे धीरे हिंदी बोलेगी, तो हमें लगेगा हाँ अभी अब थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल रही है, हमारे भारत के लोगों के साथ एडजस्ट हो सकती है। 10 साल के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वो बंदे जो भारत में ही, जिनके भारत में पापा के, ये कह सकते हो दादा, पूर्वज, जितने भी डिसेंट्स हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, उसके आधार पे नागरिकता। हम लोग जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, मैं हूँ, ये सब के सब बाय बर्थ और डिसेंट के बेसिस पे भारत में नागरिकता लेने वाले हैं, ठीक है जी। हम सब जो आते हैं बर्थ और डिसेंट के आधार पर नागरिकता मिलती है। डिसेंट का मतलब भी बताता हूँ, बर्थ का मतलब मेरा जन्म भारत में हुआ, नागरिकता। दूसरी चीज़, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ, उसके आधार पर मैं भारत का नागरिक हूँ। इन चीज़ों के अंदर हम लोग नहीं आते जल्दी, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन, एरिया, नेचुरलाइजेशन में हम लोग भारत के नागरिकता के अकॉर्डिंग जल्दी नहीं आते। आ भी सकते हैं, रेयर केस होता है, बहुत रेयर होता है जिसमें आते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चे पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब है कम से कम आपको भारत में 7 साल तो रहने पड़ेंगे, उसके बाद आपको एक तरीके से गृह मंत्रालय से फॉर्म मिलेगा, उसके बाद आप भारत के नागरिक बन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी है डिटेल के अंदर। ये वीडियो
आपको जो समझाना है, इसका मेन मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का, वो इन 3 टर्म्स को समझाना है। ठीक है जी। ये सिटीजनशिप के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो आप जाके देख सकते हो। चलो बात करते हैं एनआरआई के बारे में, बात करते हैं प्यारे बच्चे। एनआरआई होता क्या है? इसे बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है प्यारे बच्चे। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं एनआरआई को। ठीक है जी। होता क्या है सर? नॉन का मतलब होता है नहीं, रेसिडेंट का मतलब होता है रहता है, और इंडिया का मतलब भारत में। समझ में आ ही गया होगा। नहीं रहता है भारत में लेकिन फिर भी भारतीय नागरिक है, फिर भी इंडियन सिटीजन कहलाता है। आखिर है क्या सर ये? तो याद रखना, ऐसा बंदा जो भारत में तो नहीं रहता लेकिन भारत का फिर भी नागरिक है, ऐसे लोगों को एनआरआई कहा जाता है। वो बंदा जो भारत में नहीं है लेकिन फिर भी भारत का नागरिक है। सपोज करो मैं यूपी का रहने वाला हूं, यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है लखनऊ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। लखनऊ के अब अगर आप ईस्ट में जाओगे तो एक रायबरेली डिस्ट्रिक्ट आता है, रायबरेली, इंदिरा गांधी, समझ गए? इंदिरा गांधी। ठीक है जी। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी छोड़ो, सोनिया गांधी का निवास स्थान माना जाता है रायबरेली। ठीक है जी। इसी के थोड़ा आगे चले जाओगे तो राहुल गांधी का क्षेत्र आ जाएगा अमेठी, है ना, स्मृति ईरानी। तो अगर मान के चलो मैं रायबरेली में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ दिल्ली के लिए काम करने के लिए, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मैं काम दिल्ली में कर रहा हूँ, कमा दिल्ली में रहा हूँ, खा पी दिल्ली में रहा हूँ। ठीक है जी। लेकिन मम्मी पापा मेरे कहाँ रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में रायबरेली में रह रहे हैं। ठीक है जी। मैं कमा धमा रहा हूँ दिल्ली के अंदर, लेकिन मम्मी पापा कहते हैं बेटे इस महीने कुछ पैसे वैसे मिले हो तो भेज देना। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर कमा रहा हूँ और पैसे कहाँ भेज रहा हूँ? अपने घर वालों को भेज रहा हूँ। अपने घर वालों को जो पैसे भेज रहा हूँ, दिस इज टर्म एक तरीके से क्या है, मैं अपने मम्मी पापा के क्या कर रहा हूँ? एक सेवा पानी कर रहा हूँ, वहाँ घर के लिए पैसे भेज रहा हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं दिल्ली का नागरिक हो गया हूँ। ये मैं कह सकता हूँ सर मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? रायबरेली का हूँ। ठीक है जी। लेकिन एक तरीके से क्या है, मैं रहता नहीं हूँ कहाँ पर? मैं रहता नहीं हूँ रायबरेली में, लेकिन फिर भी क्या हूँ? नागरिक, या कह सकते हो निवासी कहाँ का हूँ? रायबरेली का हूँ। ये कह सकते हो मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? रायबरेली का हूँ, लेकिन रहता कहाँ पर हूँ? दिल्ली में। वही चीज़ है, जो बंदा भारत का तो है लेकिन भारत में नहीं रहता। मैं रहने वाला तो रायबरेली का हूँ लेकिन रायबरेली में नहीं रहता। कहाँ पे रह रहा हूँ? बाहर रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है जी। वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो बंदा भारत में रहने वाला है, भारत में नहीं है लेकिन फिर भी कहाँ है सर? फिर भी भारत का नागरिक है। वैसे ही मैं भी यूपी का क्या हूँ? निवासी। ठीक है जी। यही चीज़ बड़े ध्यान से समझते हैं। आखिर सर एनआरआई का पॉइंट होता क्या है? एनआरआई को कोई देश से फायदा, या कह सकते हो ऐसा बताते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो पूरे भारत की इकोनॉमी को संभाल के बैठे हैं, वो सिर्फ 3 ही लोग हैं जो पूरे भारत के लिए सच्चे दिल से नाम कर रहे हैं। वो 3 ही लोग कौन है प्यारे बच्चे? एक जो बॉर्डर पे बैठी हमारी इंडियन आर्मी, दूसरे बंदे जो पूरे भारत का पालन पोषण कर रहा है, पूरे भारत का पेट भर रहा है, किसान, और तीसरे जो भारत की इकोनॉमी संभाल रहे हैं, एनआरआई। आखिर एनआरआई भारत की इकोनॉमी कैसे संभाल रहे हैं उसे बड़े ध्यान से समझते हैं। एक घटना हुई थी हमारे साथ भारत में 1998 के अंदर। एक एटॉमिक रिसर्च किया जा रहा था जिसे हम लोग परमाणु प्रशिक्षण बोलते हैं। एटॉमिक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमारे रिलेशंस एक बहुत ही तगड़े देश के साथ खराब हो गए। वो देश और कोई नहीं था जो आप सोच रहे हैं, वही देश अमेरिका। ये एक ऐसा देश था जिसके साथ हमारे रिलेशन खराब हुए। अभी हाल ही में कनाडा के साथ चल रहे हैं, तो इसके साथ हमारे बहुत तगड़े रिलेशंस खराब हुए। इस रिलेशन खराब होने से इसने क्या किया, इसके आसपास जितने भी देश थे जिनके साथ हमारी अच्छे खासी बॉन्डिंग थी, इसने बोल दिया कि आप लोग किसी भी तरीके से भारत के साथ रिलेशन ना रखो, ट्रेड करने से मना कर दिया। मतलब आग लगा दी इस बंदे ने, इस देश ने आग लगा दी, बाकी देशों के कान फूंक दिए कि इसके साथ रिलेशन नहीं रखो, इसके साथ कोई भी तरीके का ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इस भारत के साथ ट्रेड कोई नहीं करेगा, मना कर दो सबको। तो ऐसा बताते थे कि हमारे इस एटॉमिक रिसर्च की प्रॉब्लम की वजह से भारत के साथ अच्छे खासे रिलेशन जो दोस्तों कई सारे देशों के बने थे, उन सब ने ट्रेड करने से मना कर दिया। जब ट्रेड करने से मना किया ना प्यारे बच्चे, तो हमारे भारत की इंडियन इकोनॉमी जो पैसा कमाने की स्तर था वो बहुत नीचे गिर गया। इतना नीचे गिर गया कि तल तल के लिए भटकने लग गए, तरसने लग गए, खाने खाने के लिए तरसने लग गए, ऐसी स्थिति। उल्टा उसमें अगले साल इस बंदे ने आग लगा दी, ये बैठा हुआ पाकिस्तान, इनने कारगिल वॉर छेड़ दी। मतलब एक तो वैसी देश उभर नहीं रहा है, इकोनॉमी गिर रही जा रही है, ये उल्टा मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है। एक मतलब एक तरीके से इतना घटिया इंसान, कितना घटिया देश,
मतलब ये मान के चलो कि इस देश ने, पाकिस्तान ने, इस कंडीशन में भी हमारे ऊपर इसने हमला बोलने की कोशिश की। ये इसको इतनी भी अकल नहीं है कि मैं जो बना हूँ ये भारत की देन है, लेकिन उसी पे अटैक किए जा रहे हैं। ऐसी बुरी स्थिति में इसको संभालना चाहिए था, तो लेकिन इसने अटैक करने की कोशिश की। ऊपर से और इकॉनमी हमारी डाउन हो गई और पैसा कम, ऊपर से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कंडीशन क्या ख़राब हो गई, ये कह दो जी उड़ीसा के अंदर साइक्लोन आ गया। उड़ीसा के अंदर साइक्लोन, तो इससे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का हार्म हुआ, बहुत ही ज़्यादा पैसे की किल्लत। ये मान के चलो जब मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है। आपके साथ भी ऐसे कई बार हुआ होगा कि यार आज तो दिन ही ख़राब है, पहले बॉस ने डांट दिया, उसके बाद बाहर निकला तो गाड़ी ठुक गई, उसके बाद एटीएम गया तो पैसे नहीं है, उसके बाद गाड़ी में बैठ गया तो इसके बाद किराया देने के पैसे नहीं मिले, 4 बातें उसने सुनाई, आज तो साला पूरा दिन ही खराब निकला। वही चीज़ हमारे भारत के ऊपर भी परेशानी पे परेशानी आई। ऐसी कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन में भारत ये सोच में पड़ गया कि यार इस भारत को संभाले तो संभाले कैसे। एक स्थिति और कुछ साल पहले हुई थी 1991 में, उस समय तो मनमोहन सिंह जी ने संभाल लिया था एलपीजी पॉलिसी लाकर। अब यहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पैसे एक किल्लत तक भी नहीं थे। उस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग थे जो हमारे इंडिया में नहीं थे, वो सब के सब अब उस कंडीशन में भारत को बचाया किसने? इकोनॉमिक कंडीशन में, जब हमारे भारत के पास एक पैसा नहीं था ना, तब इस भारत ने क्या किया था, अपने भारत के लोगों ने, हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे कुछ गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे थे। यहाँ पे इन गल्फ कंट्रीज लीबिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, इन देशों में काम कर रहे थे और बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। तब इन देशों ने या बहुत सारे लोगों ने, जैसे यूपी और बिहार की जो बेल्ट है, गोरखपुर साइड और सिवान और गोपालगंज और आपके आसपास के एरियाज़, या नीचे चले जाओ ऊपर थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा, इस एरिया के पंजाब यानी ये वाली बेल्ट, ये मैक्सिमम लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो इस एरिया में बसी है। सऊदी अरब, लीबिया, अरब, कतर, इन सब में बसी हुई है। तो ये लोग क्या कर रहे थे उस समय, ये लोग यहीं पर रहते थे। जो एनआरआई लोग होते हैं प्यारे बच्चे, ये कभी जल्दी आते नहीं है, ये जाते 3-3 साल 4-4 साल के लिए जाते जब हैं, तो ये जल्दी वापस भी नहीं आते। ये जो प्यारे बच्चे जब जाते हैं तो जल्दी वापस भी नहीं आती। ये यही सोच के रह गए कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो ऐसा बताते हैं कि ये लोग कभी कभार, जैसे हम लोग छुट्टी उट्टी मनाने, जैसे मैंने बताया ना, मैं मान के चलो दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिवाली वाली की छुट्टी लेके मैं क्या करूँगा, अपने मम्मी पापा के पास चला जाऊँगा, दिवाली मना के फिर वापस। वही चीज़ ये लोग भी करते हैं, जब भी कभी जाना होता है तो 1-2 साल के अंदर अपने देश में जाते हैं और मिलकर वापस आ जाते हैं। 1-1.5-2 महीने के बाद वापस ही हो जाते हैं लोग। उस कंडीशन में जब ऐसी बुरी स्थिति पड़ी थी, तो इन सभी लोगों ने, जो भारत के नागरिक थे, जो कि दूसरे देशों में रह रहे थे, उन्हीं को एनआरआई बोला गया था। ये सब के सब लोगों ने भर भर के पैसा इंडिया में भेजा था। उस कंडीशन में भर भर के पैसा भेजा, खूब सारा पैसा, इतना सारा पैसा भेजा कि भारत की जो दुर्दशा थी वो दोबारा से, इकोनॉमी जो एरो नीचे को जा रहा था, वो इकोनॉमिक कंडीशन में फिर से उभरता हुआ नजर आ गया। इसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्या था साला ये मरता ही नहीं है देश। मतलब इंडिया को कितनी भी कोशिश कर दी गिराने की, लेकिन इंडिया गिरता ही नहीं है। गिरता है तो उठ जाता है। भाई ये भूल गया है कि हमारे अंदर बिल्कुल अंग्रेजों का खून नहीं दौड़ रहा, हमारे अंदर दौड़ रहा है भारतीय नागरिकों का खून। ठीक है जी, अगर अब तुम काट के भी देखोगे ना तो उसमें क्या लिखा होगा, हम भारत के नागरिक। ठीक है जी, भारत हमारा देश है, हम जन्मभूमि है हमारी भारत। तो ये मान के चलो कि आपने वो देखा ही होगा, क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर नारा लगाते हैं, वो देखा होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब सीधी सी बात है, हमारा जो भारत है उस कंडीशन में भारत की जो एफिशिएंसी थी बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ी। इन सब ने जितना पैसा भेजा, वो सारा पैसे से भारत दोबारा से क्या हो चुका था सर, ये इकोनॉमिक ग्रोथ करके बैठ गया। इसकी हालत डाउन हो गई। इसने कहा कि ऊपर से हंस भी रहा था ये, जब हमारे भारत की गंदी स्थिति हुई थी तो ये कह रहा था अब क्या होगा बेटे, अब तो तू उठ भी नहीं सकता। तब उठाने वाले यही लोग थे जिन्होंने हमारे भारत के लोगों की मदद की। ये बंदा एक चीज़ अंडर एस्टिमेट कर गया था, क्या ये एनआरआई लोगों को भूल गया। ये भूल गया कि बहुत सारे भारतीय ऐसे लोग थे जो दूसरे देशों में जाके काम कर रहे थे। इन्हीं लोगों ने पूरे भारत की इकोनॉमी को उभारा था, उठाया था दोबारा से। उठाने में इतना इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर लगाने वाले कौन थे प्यारे बच्चे, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इनको तो दिल से सलाम और दिल से दुआ देता हूँ कि आप लोगों ने पूरे भारत की इकॉनमी को संभाला। ठीक है जी, आज जैसे भी हैं इनकी फैमिली को भी बचाने के लिए आज पूरा देश इनकी फैमिली के सामने एक तरीके से झुकता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या किया है, भारत की इकॉनमी को बचाया है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, ये सभी लोगों ने भारत की इकोनॉमी की कंडीशन को बचा रखा है। अब ये सऊदी अरब को ही ले लो, ये सऊदी अरब में ही ले लो। सपोज करो कोई बंदा भारत से यहाँ पर चला गया, कोई बंदा यूपी के मान के चलो एक छोटे से एरिया से, ठीक है जी, छोटे से एरिया से सपोज करो यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, बछरावा मान लेते हैं, बछरावा पड़ता है ना यूपी के अंदर, रायबरेली के पास। तो यहाँ से कोई बंदा गया और सऊदी अरब में काम करने के लिए गया। ये मान के चलो यहाँ पे कमा धमा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कमाने धमाने के बाद अगर ये बंदे को यहाँ पर क्या मिलते हैं प्यारे बच्चे, 1000 रुपये मिलते हैं। अगर यहाँ पर इसको 1000 रुपये का मिलता है, 1000 रुपये भेजता है, तो जैसे ये बंदा 1000 रुपये भारत में भेजेगा ना, तो 1000 रुपये यहाँ पर भारत में आने के बाद ये 13 गुना हो जाएगा इसका, यानी कि भारत में आने के बाद ये 13,000 रुपये बन जाएंगे। उस हिसाब से तो ये बंदा जो था, ये बंदा ने कहा ठीक है मुझे इतने मिल रहे हैं, बहुत है, मैं भारत में भेज दूंगा ये पैसे। ठीक है जी, तो उस कंडीशन में ऐसा बताते हैं सऊदी अरब के केस में ये बंदा पूरी तरीके से क्या कर रहा था, काम कर रहा था। सऊदी अरब में क्या कर रहा था, वहाँ की करेंसी जो है थोड़ी सी वीक है, ज़्यादा पैसे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी की अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसा बताते हैं कि जब भी ये बंदा मतलब जब भी सऊदी अरब करेंसी अगर भारत में भेजी जाती है तो वो उसका 13 गुना 14 गुना हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1000 रुपये कमा रहे हैं तो भारत में जाने के बाद 13,000 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं का कोई बंदा, भारत का कोई बंदा, अब यहाँ पर जो पंजाब के लोग थे, अब पंजाब के लोग थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के थे, हमारे पास इतना ज़्यादा क्या नहीं था प्यारे बच्चे, इतना ज़्यादा यहाँ पे यूपी और बिहार का बजट इतना ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ पैसे नहीं है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये लोग ज़्यादातर एक कनाडा और यूएसए का वीज़ा नहीं लगवा पाते, तो ये आसपास का वीज़ा लगा रहे थे। आसपास के वीज़े के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, यहाँ पर काम करते थे और छोटी मोटी जो एक यूनिट ऑफ करेंसीज होती थी भारत में भेजते थे। पंजाब के लोग जो थे, पंजाबी लोग जो थे, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बिजनेसमैन काफ़ी होते हैं पंजाब में, आपको पता होगा। बिजनेसमैन आप लोगों ने कभी देखा होगा, पंजाब के लोग कभी भी सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते, ओवरऑल एस्टिमेटेड ही नहीं है। कभी आप लोग इस सर्वे करके चेक करोगे ना, तो प्राइवेट जॉब में क्या पंजाब का रेशियो ज़्यादा है, आप देखोगे बिल्कुल नीचे है। प्राइवेट जॉब में नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट जॉब में बहुत रेशियो नीचे है इनका। ये ज़्यादातर अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं, ओवरऑल बिजनेसमैन होते हैं मोस्टली पंजाब के लोग, तो इसीलिए इनके पास पैसा भर भर के होता है। किले की ज़मीन होती है, अगलों की किले की ज़मीन होती है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं, अपने किले की ज़मीन बेच के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अरब वरब कंट्री नहीं चुनते, ये चुनते हैं डायरेक्ट अमेरिका, कनाडा जैसे देश को। तो होता क्या है कि मान के चलो कोई एक पंजाब का बंदा वो यहाँ से निकल कर अमेरिका चला गया और अमेरिका में जाके उसने क्या कर ली, एक ड्राइवर की जॉब कर ली। सपोज करो एक ड्राइवर की जॉब कर ली, तो अमेरिका में मान के चलो जैसे ही वो भारत से अमेरिका जाएगा तो उसे एज अ एनआरआई ट्रीट किया जाएगा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट करेंगे उसको एनआरआई के रूप में। ठीक है जी, अच्छा एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताना, भारत में सर एनआरआई होने की कोई ड्यूरेशन टाइम पीरियड भी तो होती होगी। हाँ, ड्यूरेशन टाइम पीरियड भारत में, अगर आप भारत से किसी दूसरे देश में जाकर 6 महीने से ज़्यादा रह लेते हैं, मोर देन 6 मंथ्स, तब आप एक तरीके से एनआरआई हो जाओगे प्यारे बच्चे। अब मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो मेरी क्लास अगले दिन चाइना लग जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एनआरआई बन गया। नहीं यार, 1-2 दिन के एनआरआई नहीं होते, 6 महीना कम से कम आप बिताने चाहिए, तब आप भारत के प्रति क्या बन जाओगे, एनआरआई। अब ये बंदा जो है, मान के चलो ये बंदा चला गया कहाँ पर, ड्राइवर बनकर चला गया अमेरिका, और अमेरिका जाके क्या कर रहा है, गाड़ी वाड़ी चला रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया, एक बंदा अमेरिका का भी था सिटीजन, एक बंदा ये बंदा जो आया था ड्राइवर जो था ये भारत का था, इंडिया, ये बंदा इंडिया का, ये बंदा अमेरिकन बिजनेसमैन था, अमेरिकन बिजनेसमैन। इस बंदे ने बोला कि भाई एक काम करेगा, तो ये बोलता है हाँ जी बोलिए महाराज क्या दिक्कत है। कहता है मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत थी, तो आप बताओ कितने में काम करोगे। कहता है आप बता दो मैं आप कितना दे सकते हो। कहता है कि आप कहाँ के हो एक्चुअल में, तो इसका पासपोर्ट वगैरह देखा तो इस पर लिखा हुआ था सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके अकॉर्डिंग इसको पता लगा भारत की करेंसी तो यार कम है, तो उसने उसकी करेंसी के हिसाब से बोला कि जी मैं आपको $1000 दूंगा और $1000 के हिसाब से आपको मैं अपना एक ड्राइवर रखना चाहता हूँ, आप तैयार हो करने के लिए काम। तो इंडिया वाले ने हिसाब लगाया, अगर $1000 देता तो मेरे कितने बनेंगे। तो इसने देखा कि ₹1 यानी कि $1 जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से 83 रुपीज़ होते हैं, 83 रुपये।
अगर मुझे $1000 मिले, $1000 मिले तो मुझे भारत में अगर मैं पैसे भेजूंगा तो 83,000 रुपये हो जाएंगे। अरे भाई साहब, बिल्कुल तैयार हूँ मैं तो काम करने के लिए। वहाँ मुझे 1000 500 रुपये मिलते थे दिन के, तुम तो यार 83,000 दोगे, क्या दिक्कत है? ऐसा भेजूंगा पैसा, भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। हाय हाय, पैसा ही पैसा होगा। देखा तुमने वो वाला डायलॉग किसका? कह रहे पैसा ही पैसा होगा, फिर हेरा फेरी में जो करता है वो अक्षय कुमार। ठीक है जी, तो पैसा ही पैसा होगा। इस बंदे ने क्या काम कर दिया, इस बंदे ने क्या किया, कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस एक शर्त है भाई, एक शर्त है कि आप मुझे खाना पानी और रहने की जगह दे देना, बस बाकी मैं आपके लिए ओवर टाइम ड्राइवर करने के लिए तैयार हूँ। ये बंदा क्या करता था, जितना कमाता था उतना ही भारत में भेज देता था, इसका कुछ परसेंट रख लेता था, बाकी भारत में भेजता था, अपने फैमिली का कंसिडर। तो मैक्सिमम बहुत सारे ड्राइवर यहाँ पे काम करते हैं, इन लोगों भर भर के पैसा भेजा, 83 हज़ार, ऊपर से लाख रुपए भेज रहे हैं, लाख रुपए भेज रहे हैं। उस हिसाब से भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करने लग गई। ठीक है जी। अब इन बंदों को बाद में पता लगा, इस ड्राइवर को एक दिन पता लगा, ये जो अमेरिकन बंदा था ये किसी कैनेडियन बंदे से बात कर रहा था। तो इसने एक बात सुन ली कि क्या ही कनाडा के ड्राइवर्स को इंडिया के अंदर, सॉरी कनाडा के ड्राइवर्स को, जो अगर मान के चलो कोई कनाडा का ड्राइवर है, वो अगर यूएसए में काम कर रहा है तो उसको वहां की करेंसी के हिसाब से पैसे देते थे। अब यहाँ का कनाडा का जो ड्राइवर होता था ना, वो यूएसए के अंदर कम से कम $20,000 लेता था। $20,000। अगर वो कनाडा का रेसिडेंट होगा और अमेरिका में टैक्सी चला रहा है तो वो $20,000। हम भारत के रेसिडेंट होके अगर अमेरिका में टैक्सी चला रहे हैं तो $1,000। हमारी करेंसी वीक है, इसीलिए हमारे कम पैसा मिल रहा था। अब इसने सोचा, इंडिया वाले ने दिमाग लगाया, इसने सोचा कि यार कुछ भी करके यहाँ की नागरिकता छोड़ के इधर पकड़ लेता हूँ, कनाडा का नागरिक बनता हूँ, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा। इनने सोचा एक काम करते हैं, इनने लगाया वीज़ा डायरेक्ट कनाडा का। अब ये डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाते, डायरेक्ट जाते कनाडा। कनाडा जाने के बाद वहीं पर जाके क्या हो जाते हैं, कुछ दिन काम करेंगे, कुछ साल काम करेंगे, 2 या 3 साल, 3 से 4 साल काम करेंगे, और 4 साल के बाद आपको पता है कनाडा पीआर दे देता है। 4 साल या 5 साल के अंदर ये पीआर दे देता है। जैसे ही पीआर देगा, अब ये यहाँ के नागरिक बन जाएंगे। अब इंडिया का जो बंदा होगा कहाँ का नागरिक बन गया सर? कनाडा का सिटीजन बन गया। अब ये बंदे क्या करते थे, भारत की नागरिकता खत्म, अब ये यहाँ का सिटीजन है। अब ये बंदा क्या करता था, अब कनाडा जाने के, कनाडा से कहाँ जाता था, अमेरिका टैक्सी चलाता था। कहता हाँ भाई पैसा दो, पैसा 20,000 लेगा अपन, देख ले पासपोर्ट पे लिखा है द सिटीजन ऑफ कनाडा। ठीक है, पैसा चाहिए अपने को, पैसा कितना चाहिए, $20,000 लेगा अपन, 20,000। और वही $20,000 अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से लगाओगे तो 83 हिसाब के हिसाब से लगा लो, ये करीबन आपके 1,63,000 या 16,30,000 के आसपास पड़ते हैं, यानी 16.5 लाख 16 लाख के आसपास। यानी ये मान के चलो इनके तो बड़े मजे थे प्यारे बच्चे, मजे ही मजे। ठीक है जी, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। ठीक है जी, अच्छा खासा कैसा 16,30,000 ही तो बनेगा, है ना। उसके हिसाब से ये मान के चलो कि लगभग हाई अमाउंट में पैसा कमा रहे थे। तो ये सारा का सारा पैसा अब ज़्यादा लेवल पे क्या कर रहे थे, भारत में भेजने लग गए। इसी चीज़ को बोला जाता है प्यारे बच्चे, दिस इज़ अ टर्म्स ऑफ एनआरआई एनआरई। ये मान के चलो कि मैक्सिमम कंडीशंस में भारत के बाहर के लोगों ने पूरे इंडियन की इकोनॉमी संभाल रखी। हाँ, अब ये बात आती है कि इसी के अंदर एक टर्म आता है प्यारे बच्चे, ये जो एनआरआई लोग थे ना, ये एनआरआई लोग जो थे, इन्हीं के लिए भारत सरकार ने 2 अकाउंट खुलवाए। 2 अकाउंट होते हैं, एक तो एनआरओ अकाउंट होता है प्यारे बच्चे, एक होता है एनआरई अकाउंट। एक एनआरओ अकाउंट जो होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंट। क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंट कहा जाता है। ठीक है जी, नॉन रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंट। इस अकाउंट के चक्कर में क्या होता था, मान के चलो कोई बंदा हो गया, चला गया, मम्मी ने कहा बेटे बस ख्याल रखियो, खाना वाना खाइयो, ध्यान से रखियो, अपना ख्याल रखियो, लड़की वड़की के चक्कर में नहीं। अंग्रेजन बहुत खतरनाक होती हैं, पता लगा तो आज यहाँ सो रहा है, पता लगा दूसरे दिन कहीं और सो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं करना तूने, कहीं पिट पुटा जाए, 4 लोगों से पिटे, ऐसा काम मत करियो। यहाँ तो कितनी बार पिटा गया है घर वालों से, पुलिस वालों से, लेकिन वहाँ पे मत जाइयो, ऐसा कोई काम ना करियो, पिट जाए तो। मम्मी ने बहुत अच्छे से समझाया बच्चे को। ठीक है जी, तो इसीलिए खतरनाक कंडीशन में दूर रहियो। कहीं पता लगा तुझे वहाँ पे क्या कहते हैं, रोड पे पड़ा मिल रहा है, कभी तू घर में मिला रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखियो। इजाज़त लेके चला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं,
जाएगा तो सीधी सी बात है, मान के चलो वो दोबारा से कहाँ चला गया, कनाडा चला गया। कनाडा जाने के बाद क्या होता था कि अगर ऐसा होता था कि ये जो NRO अकाउंट था, ये ऐसा अकाउंट होता था जिसमें बंदा यहाँ से भी पैसा भेज सकता है भारत में, और भारत वाले भी पैसा भेज सकते हैं कनाडा में। अब होता क्या था कि ये शुरुआत में तो इसी को खोला चलाया गया था, NRO अकाउंट को, लेकिन हुआ क्या कि बाद में पता लगा कि यार भारत से कोई पैसा भेजेगा यार कनाडा में, बेवकूफ़ हो गए हो। वो बंदा गया किस लिए कनाडा, कमाने तो गया है, तो अच्छा खासा तो पैसा उसको वहीं मिल रहा है, बल्कि वहां कमा के भारत में भेजेगा। फालतू का अकाउंट खोल रखा है NRO अकाउंट, तो यार दोनों जगह की ट्रांजैक्शन चला रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब किसी को तुमने दिल्ली भेजा है काम करने के लिए, अच्छा खासा कमा रहा है, तो वो वहां से वो गाँव भेज रहा है पैसा, अपने गाँव भेजेगा पैसा, गाँव से थोड़ी ना वहाँ भेज रहे होंगे। हाँ भेजते हैं, गाँव में से भी भेजा जाता है, जब मान के चलो पैसा नहीं होते, जब आप लोग किसी को गर्लफ्रेंड वगैरह बना लेते हो, तब उसके बाद दबा के उतारते हो, पापा पैसा भेज दो पापा, बुक खत्म हो गई, पता लगा गुड्डा ला के दे रहे हो उसी पैसा का, तुम वो दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे ऐसा नहीं चलता, कल्चर खतरनाक है वहाँ का। तो हाँ, एक चीज़ और बतानी थी भाई, नागरिकता जब यहाँ की लेनी होती है ना, तो नागरिकता लेने के लिए आपको यहाँ के किसी सिटीजन से शादी करनी पड़ेगी। कनाडा के जब मान के चलो अमेरिका है, अमेरिका जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भारत के लोगों को पता लगा कि भाई कनाडा में ज़्यादा करेंसी है और यहाँ के लोगों को सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो किसी भी तरह की यहाँ की नागरिकता ले लो, तो इसकी नागरिकता तभी लेगा जब यहाँ की किसी की रेसिडेंट या किसी लड़की से यहाँ पे शादी कर लेगा। अब तो PR वगैरह का सिस्टम हो गया, लेकिन पहले यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे। शादी करने के लिए उनका शादी करने का कोई दिक्कत ही नहीं होती, झमेला ही नहीं था वहाँ, तो शादी यूँ हो जाती है, डाइवोर्स यूँ हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। पैसा बड़ी चीज़ होती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब यहाँ पे काम कैसा हो रहा है, अब ये बंदा क्या करेगा, यहाँ की सिटीजन से लड़की से शादी कर लेगा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जो चार तारीफ करेगा। कहते हैं अबे चल चूना ना लगा, मुझे बता शादी के बाद तू कितना % ऑफ अमाउंट कमाता है, उसका मैं कुछ % तेरे से लूँगी। हाँ डोंट वरी, योर ऑल मनीज इज योर। कहता है बे जा, ऐसे तो तू देने वाला नहीं है, इसीलिए तो तू आया कनाडा शादी करने के लिए। कहता है एक बात